हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता ही है कि हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, और आज की हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 29 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्सटाइल के क्वेश्चन। तो आज की जो आपकी क्लास है टेक्सटाइल की लास्ट क्लास है। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन साइंस के क्वेश्चन। हमने 5 से 6 क्लासेस कर ली हैं जो हमारे टेक्सटाइल के थी। जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे हमने कर लिए हैं। वही क्वेश्चन बार बार करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी जब आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम था तब भी हमने काफ़ी क्वेश्चन आपको करवाया था। उससे पहले भी जब हम अपनी क्लास लेते थे, थ्योरी की क्लास करवाते थे, तब भी हमने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाया था। जैसे जो हम मंडे टू सैटरडे पढ़ते थे, संडे को उसी की प्रैक्टिस कर लेते थे। और अभी हमने पिछले 3-4 दिन में भी प्रैक्टिस ही किया है, तो हमारे काफ़ी क्वेश्चन कवर अप हो चुके हैं। तो आज हमारी टेक्सटाइल की लास्ट क्लास होगी। कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यूट्रिशन साइंस का टॉपिक, यानी न्यूट्रिशन साइंस के क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक? तो बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज की सीरीज में भी आपके वही 50 क्वेश्चन हैं। पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, मतलब जो हम आपसे पूछते हैं, अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो आप तुरंत उसे नोट डाउन करेंगे और बाद में जाकर चेक करेंगे कि आपको क्यों नहीं आया। हालांकि कल काफ़ी लोगों ने जवाब दिया था, अच्छा लगा। आप लोग को क्या डांट खाने का मन करता है? मतलब जब आपको डांटा जाता है तब आप में से कई लोग एक्टिव हो जाते हैं। तब वो क्या करते हैं, वो जवाब देना शुरू कर देते हैं। अच्छा लगता है जब आप जवाब देते हैं, ठीक? चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, घोलक विधि से निर्मित वस्त्र है। आपने देखा था कि आप वस्त्र कई प्रकार से बनाते हैं। जैसे रेशों के माध्यम से बनाते हैं, आप धागे के माध्यम से बनाते हैं, आप वस्त्रों को घोलक विधि से बनाते हैं। तो ये कई विधियां होती हैं वस्त्रों को बनाने की। इसी में आपसे जा रहा है कि घोलक विधि से जो निर्मित वस्त्र होता है वो क्या होता है? क्या वो छाता है? क्या वो रेनकोट है? क्या वो नैपकिन है? या फिर उपरोक्त सभी? तो अगर हम घोलक विधि से निर्मित वस्त्रों की बात कर रहे हैं तो वो हमारे ये तीनों ही हैं। ये तीनों ही आपके, चाहे छाता हो, रेनकोट हो या फिर नैपकिन हो, इन तीनों को ही हम घोलक विधि से निर्मित करते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वस्त्र पर परिसज्जा के द्वारा क्या किया जाता है? क्या वजन को बढ़ाते हैं? क्या कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं? आकर्षक बनाते हैं? या फिर उपरोक्त सभी? तो जब हमारा वस्त्र करघे से उतरता है तब वो पहनने योग्य नहीं होता है। करघे से उतारने के बाद हम अपने वस्त्रों पर विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएं करते हैं। अब ये परिसज्जा हम करते क्यों हैं? तो जैसे जब हम वस्त्रों को बनाते हैं, यानी कि जो आपके प्राकृतिक रेशे हैं, आपको पता है उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपने पढ़ा है। तो उसमें उनके धुलाई होती है, उनकी सफाई की जाती है, तो रेशों का वजन कम हो जाता है। अगर हम खास करके बात करें तो इनकी जो है ये डिंगिंग प्रोसेस जो रेशम पर की जाती है, इससे रेशम का भार कम हो जाता है। तो इसके वजन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम वेटिंग प्रोसेस करते हैं। अपने कार्य क्षमता, यानी कि जो हमारा वस्त्र है उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ उसे आकर्षक बनाने के लिए हम परिसज्जा करते हैं। तो ये सारे उद्देश्य होते हैं हमारे कि हम अपने वस्त्र के वजन को बढ़ाएं, हम उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाएं, अपने वस्त्र को आकर्षक बनाएं। तो इन सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम परिसज्जा करते हैं, या परिसज्जा के द्वारा हम ये सारे कार्य करते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से यांत्रिक परिसज्जा के अंतर्गत नहीं आता है। आपको पता है कि हमने अपनी क्लास में देखा था
कि जो हमारी परिसज्जा होती है, परिसज्जा 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी यांत्रिक परिसज्जा जो कि यंत्रों के द्वारा की जाती है और दूसरी होती है आपकी रासायनिक परिसज्जा। तो जो आपकी रासायनिक परिचर्या होती है वो रसायनों के द्वारा हम करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी यांत्रिक परिचर्या नहीं है। पहला है आपका बीटलिंग, कैलेंडरिंग, टिंटरिंग या फिर मर्सराइजिंग। यांत्रिक परिचर्या, तो ये जो व्हीटलिंग है ये आपकी यांत्रिक परिचर्या है। कैलेंडरिंग ये भी आपकी यांत्रिक परिचर्या है। टिंटरिंग ये भी आपकी यांत्रिक परिचर्या है। लेकिन ये जो मर्सराइजिंग है, मर्सराइजिंग आपका यांत्रिक परिचर्या के अंतर्गत नहीं आता है। आता किस में है? तो ये आपका आता है रासायनिक परिचर्या के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सतह पर चुन्नट डालना है। ये जब आपने परिचर्याएं पढ़ी थी तो ये भी जो सतह पर हम चुन्नट डालते हैं ये भी आपकी परिचर्या ही होती है। तो आपको बताना है कि जो सतह पर चुन्नटें डाली जा रही हैं ये क्या कहलाता है? क्या वो क्रेपिंग कहलाता है, इम्बॉसिंग कहलाता है, वेटिंग कहलाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? हम अपनी सतह पर चुन्नटें जो डालते हैं वो प्रक्रिया आपकी तो कहलाती है क्रेपिंग। क्या कहलाती है? क्रेपिंग कहलाती है। अब ये इम्बोसिंग और वेटिंग क्या है? तो अभी अभी आपने सुना कि जब हम रेशम की धुलाई सफाई करते हैं तो उसमें उसके गोंद को हटाया जाता है जो कि आपके रेशम के भार को कम कर देता है। तो उसके भार को बढ़ाने के लिए हम वेटिंग परिचर्या करते हैं। तो ये तो किया जाता है आपका रेशम पर। उसके बाद आता है आपका इम्बॉसिंग, जो आप वस्त्रों पर नक्काशी बनाते हैं, नमूने बनाते हैं, वही आपका कहलाता है इम्बॉसिंग। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रेपिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मर्सराइजिंग प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। ये मर्सराइजिंग भी आपका क्या है? एक प्रकार की परिचर्या होती है। कैसी परिचर्या होती है? रासायनिक परिचर्या होती है। तो इस रासायनिक परिचर्या में आप किस रसायन का उपयोग करते हैं? क्या कास्टिक सोडा का उपयोग करते हैं? क्या टिटेनियम डाई ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं? सोडियम का उपयोग करते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो मर्सराइजिंग परिचर्या है उसके लिए आप कास्टिक सोडा का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? कास्टिक सोडा का उपयोग करते हैं। और ये जो टिटेनियम डाई ऑक्साइड है, ज़रा एक बार बताइएगा आप इसे, यानी कि हम इसको आपको बता रहे हैं, ये आप तो रेशम की ये जो रेयॉन की अत्यधिक चमक होती है उसको कम करने के लिए करते हैं। लेकिन आप बताइए कि जो कम करने की, जो रेयान की चमक को कम करने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ये आप बताइए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से रासायनिक परिचर्या के अंतर्गत नहीं आता है। अभी अभी आपने देखा था कि रासायनिक परिचर्या और यांत्रिक परिचर्या, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रासायनिक परिचर्या के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी सारे के सारे आपके आते हैं किसमें? रासायनिक परिचर्या के अंतर्गत आते हैं। पहला है आपका मोथ प्रूफिंग, यानी कि कीट क्या बनाना, इसको कीट प्रतिरोध बनाना। अगला है वाटर प्रूफ बनाना, कार्बोनाइजिंग और आपका आता है सेन्फोराइजिंग। तो अगर हम इसमें रासायनिक परिचर्या की बात कर रहे हैं तो ये सारे, चाहे वो मोथ हो, चाहे वाटर हो, चाहे कार्बोनाइजिंग हो, ये सारे आपके होते हैं रासायनिक परिचर्या। लेकिन अगर हम बात करें सेन्फोराइजिंग की तो सेन्फोराइजिंग आपका यांत्रिक परिचर्या के अंतर्गत आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राकृतिक रंगों में सम्मिलित है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपका प्राकृतिक रंगों में सम्मिलित है? एक तो है आपका कॉकनियल, दूसरा है आपका कैरमिस, तीसरा है आपका डेडलियन और चौथा है आपका उपरोक्त सभी। तो ये
ये तीनों ही आपके प्राकृतिक के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक में भी ये दोनों आपके जो कॉर्नियल और कैर्मिस हैं, ये दोनों आपके आते हैं प्राणिज के अंतर्गत, और जो डेडनियल है ये आपका आता है वानस्पतिक के अंतर्गत। तो ये तीनों ही आपके प्राकृतिक रंग के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग वानस्पतिक जगत का नहीं है? अगर हम बात कर रहे हैं वानस्पतिक जगत के, तो ये जो रंग होते हैं ये भी आपको रेशों की तरह ही 3 प्रकार के मिलते हैं, यानी कि 2 प्रकार के। सबसे पहले जैसे आपने रेशे का वर्गीकरण किया था, एक होता है प्राकृतिक रेशा और दूसरा होता है आपका कृत्रिम रेशा। तो जो प्राकृतिक रेशे होते हैं, प्राकृतिक रेशे भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, उसी तरह से ये रंग भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जो कि आपको वनस्पति जगत से मिलता है, एक आपका होता है जो कि आपको प्राणिज जगत से मिलता है, और एक होता है आपको जो खनिज जगत से प्राप्त होता है। अब आपका वानस्पतिक में कौन-कौन आता है? जैसे हल्दी के रंग हो गए, मेहंदी का रंग हो गया, कत्थे का रंग हो गया, ये आपके वानस्पतिक के अंतर्गत आते हैं। प्राणिज में अभी आपने देखा जो समुद्र में पाए जाते हैं, उनसे प्राप्त करते हैं। खनिज में आपका जैसे लौह चूर्ण हो गया, तो ये आपके आते हैं खनिज जगत के रंग में। कृत्रिम में आप अभी आगे देखेंगे ही। तो ये आपके जैसे हम रेशों का वर्गीकरण करते हैं, उसी प्रकार से आपके रंग का भी वर्गीकरण होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा वनस्पति जगत का नहीं है? हल्दी, ये अभी आपने देखा होता है। मेहंदी होता है। डेडलियन ये भी होता है, लेकिन ये जो कॉकनियल है ये आपका वानस्पतिक जगत का ना होकर ये आपका होता है प्राणिज जगत का। अगर यहाँ पर प्राकृतिक दिया होता तब तो ये तीनों चारों ही आपके प्राकृतिक में आते, लेकिन यहाँ पर आपसे वानस्पतिक जगत का पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, संश्लेषित रंग की खोज विलियम हेनरी पार्किन के द्वारा कब की गई? सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे जो संश्लेषित रंग की खोज हुई थी वो हुई थी विलियम हेनरी पार्किन के द्वारा, लेकिन कब की गई? क्या 1850 में हुई? क्या 1856 में हुई? क्या 1860 में हुई? या फिर 1890 में हुई? तो जो ये विलियम हेनरी पार्किन हैं, इन्होंने प्राकृतिक यानी कि जो कृत्रिम जो रंग है आपके संश्लेषित रंग है उसकी खोज की। कब की? 1856 में किया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ल्यूकोबॉन्ड बनाता है। आपने तमाम प्रकार की डाई पढ़ी थी, तो उस डाई में आपने देखा था कि ये जो डाई होते हैं ये आपके वेट डाई होते हैं, एसिड डाई होते हैं, बेसिक डाई होते हैं, डेवलप डाई होते हैं, रिएक्टिव डाई होती हैं, एजो डाई होती हैं, और आपने कई प्रकार के डाई का नाम सुना था। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डाई है जो ल्यूकोबॉन्ड बनाता है। क्या वो वाट डाई है? क्या वो डेवलप्ड डाई है? क्या वो एसिड डाई है? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ल्यूकोबॉन्ड बनाने वाली जो डाई है वो है आपकी वाट डाई। ये वाट डाई आपकी 3 प्रकार की होती है, आगे अभी आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वाट डाई का प्रकार है। इनमें से जो वाट डाई है वो कितने प्रकार का होता है? तो वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है आपका इंडिगो, दूसरा होता है आपका एंथ्राक्योनॉइड, तीसरा होता है आपका सल्फर। और ये उपरोक्त सभी यानी कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ये तीनों आपके वाट डाई के प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, प्रोटीन जगत पर प्रयोग होने वाला वाट रंग नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिनका उपयोग आप प्रोटीन जगत के रेशों पर नहीं करते हैं? एक है आपका इंडिगो, दूसरा है आपका इंडिगोशॉल, तीसरा है आपका एल्गोशॉल, चौथा है आपका सल्फर। तो हमें पता है कि ये जो हमारा इंडिगोशॉल और एल्गोशॉल है, इन तीनों का प्रयोग हम प्रोटीन जगत के रेशों पर करते हैं।
अब हमारा प्रोटीन जगत का रेशा है कौन कौन सा? तो एक आपका था वुल और दूसरा था आपका सिल्क। तो वुल और सिल्क पर आप किसका प्रयोग करते हैं? यही जो इंडिगो, इंडिगो शॉल और एल्गो शॉल है। बचा आपका सल्फर, तो ये हम सेलुलोजिक जगत के रेशे पर प्रयोग करते हैं। एक और आपका बचता है जो कि था एंथ्राक्योनॉइड। ये दोनों आपके प्राकृतिक जगत के यानी कि ये जो वानस्पतिक जगत के रेशे होते हैं उन पर प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, सेलुलोजिक रेशे पर प्रयोग होने वाला वाट रंग है। अभी अभी आपने देखा कि ये जो इंथ्राक्विनोइड और सल्फर है, ये दोनों रंगों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इन दोनों रंगों का प्रयोग हम सेलुलोजिक जगत के रेशे पर करते हैं। और जो आपका एक बच रहा है यानी कि कौन कौन सा? इंडिगो, इंडिगो शॉल और एल्गो शॉल। इन तीनों का प्रयोग हम कर रहे थे प्राणिज जगत के रेशे पर, यानी कि जो हमारे प्रोटीन जगत के रेशे हैं वुल और सिल्क पर। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका उपरोक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से घुलनशील डाई है। हमने डाई की घुलनशीलता और अघुलनशीलता को देखा था। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो डाई है वो घुलनशील डाई है। एक आपका घुलनशील डाई है, बाकी आपके अघुलनशील डाई के अंतर्गत आते हैं। कौन है जो आपका घुलनशील डाई के अंतर्गत आता है? क्या रिएक्टिव डाई है, क्या एजो डाई है, क्या आइस डाई है, या फिर आपका कोल्ड डाई है? तो ये जो आपका घुलनशील डाई है, घुलनशील डाई आपका रिएक्टिव डाई है। बाकी ये जो एजो डाई है, आइस डाई है, कोल्ड डाई है, ये आपके अघुलनशील होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये तीनों ही आपके एक ही डाई हैं, यानी कि एजो डाई को ही हम आइस डाई कहते हैं, इसी को हम कोल्ड डाई कहते हैं। और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि गवर्नमेंट द्वारा बैन की गई डाई कौन सी है, तो यही आपकी जो एजो डाई है, ये आपके गवर्नमेंट के द्वारा बैन की गई है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। 15वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रंग की अवस्थाओं में शामिल है, यानी कि आप किस अवस्था में रंगाई का कार्य कर सकते हैं? कच्चा माल, लच्छियाँ, कपड़ा, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो हम रंगने का कार्य करते हैं, इन सारी विधियों मतलब इन सारी अवस्थाओं में हम रंगाई का कार्य कर सकते हैं। अब चाहे वो कच्चा माल हो, चाहे लच्छियाँ हो, या फिर वो कपड़ा बना बनाया हो, हम इन तीनों विधियों से रंगाई का कार्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से हाइड्रोफिलिक रेशे में सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि हाइड्रोफिलिक रेशे में सम्मिलित नहीं होता है। क्या वो सूती है, क्या वो रेशमी है, क्या वो एसीटेट है, या फिर वो आपका ऊनी है? तो जो आपका ये हाइड्रोफिलिक रेशों में सम्मिलित नहीं है, वो कौन सा है? वो आपका एसीटेट है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है कि जिसमें पानी को सोखने की क्षमता नहीं होती है या कम होती है। तो आपका सूती है, वो भी पानी को सोखेगा। एसीटेट की अपेक्षा रेशम और ऊन ये दोनों भी अधिक खींचते हैं पानी। तो जो चीज़ें ये यहाँ पर आपको क्या हो गया, ये हाइड्रोफिलिक हो गया। ये तीनों आपके कौन से हैं? हाइड्रोफिलिक हैं। लेकिन ये जो आपका एसीटेट है, ये आपका हाइड्रोफोबिक के अंतर्गत आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, घर्षण व रगड़ के कारण रंग का हल्का हो जाना कहलाता है। यानी कि जब अपने आपके वस्त्रों पर घर्षण और लगता है और उसकी वजह से आपके कपड़ों का रंग जो है वो हल्का हो जाता है, तो ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? क्या ये फेडिंग कहलाती है? क्या ये क्रॉकिंग कहलाती है? क्या ये विटिंग कहलाती है, वेटिंग एजेंट है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो घर्षण और रगड़
इन दोनों वजहों से अगर आपके कपड़े का रंग जो है वो हल्का हो रहा है, तो कारण इसे हम क्या कहेंगे? ये आपका क्रॉकिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, विभिन्न प्रकार के स्रोत में एक ही रंग का विभिन्न रंग दिखना कहलाता है। यानी कि अगर एक रंग का कपड़ा आपने पहना है और वो विभिन्न प्रकाश स्रोत में भिन्न भिन्न कलर का दिखाई दे रहा है, तो वो क्या कहलाता है? आपने देखा होगा आजकल पार्टी वगैरह में अलग अलग प्रकार की लाइट लगी होती हैं। तो जब आप एक पहनते तो एक कलर का कपड़ा है, लेकिन जब उस पे लाइट पड़ती है तो वो कपड़ा आपका डिफरेंट कलर दिखाता है। तो इसे आप क्या कहते हैं? क्या इसे बट्टे कहते हैं? क्या इसे मेटामेरिज्म कहते हैं? क्या इसे बाइंडर्स कहते हैं? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो रंगों का अलग-अलग प्रकाश स्रोत में अलग-अलग दिखाई देना, ये आपका मेटामेरिज्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, रंगाई व छपाई के पर्यावरण हितैषी तरीके में सम्मिलित हैं। जो आप रंगाई और छपाई करते हैं, इस रंगाई और छपाई से जो हमारा पर्यावरण है, वो दूषित होता है, उसको नुकसान पहुँचता है, लोगों को नुकसान पहुँचता है। तो आपको बताना है कि इनमें से ऐसी कौन-सी विधि है जो कि हितैषी, हितैषी मतलब क्या हो गया? हितैषी का मतलब ये हो गया कि जो कि आपके पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। क्या ये प्लाज़्मा टेक्नोलॉजी है? क्या ये डिजिटल प्रिंटिंग है? क्या ये बिना पानी के छपाई है या फिर उपरोक्त सभी? तो अगर हम पर्यावरण हितैषी तरीकों को सम्मिलित करें या बात करें पर्यावरण हितैषी कारकों की, तो ये जो तीनों विधियाँ आप देख रहे हैं, ये तीनों विधियाँ आपकी ऐसी विधियाँ हैं जो कि रंगाई और छपाई की पर्यावरण हितैषी विधि के अंतर्गत आती हैं। इससे हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है और जैसे जो डाई का प्रयोग हम करते हैं, घोलक विधि से या जिसे हम घोल कर प्रयोग करते हैं, तो ये सब जो व्यक्ति कार्य करते हैं या हमारे लिए भी हर किसी के लिए नुकसानदायक होते हैं। लेकिन ये जो प्लाज़्मा टेक्नोलॉजी है, डिजिटल प्रिंटिंग है, बिना पानी के छपाई है, ये सारे आपके पर्यावरण हितैषी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्लॉक प्रिंटिंग में ठप्पे पर कितने इंच की खुदाई की जाती है? 2 इंच, 3 इंच, आधा इंच या फिर 1 इंच? तो आपको पता है ये जो ब्लॉक प्रिंटिंग है जिसमें आप लकड़ी के ठप्पे से, लकड़ी का ठप्पा जैसे आप वो आपने देखा होगा ना, जैसे पहले मेले में बहुत मेहंदी लगाते थे। आप देखते होंगे अभी भी जाएँगे तो मंदिर के आस-पास देखेंगे तो वहाँ पर एक मेहंदी वाली बैठी रहती है। वो छोटे-छोटे ठप्पे लेकर बैठी रहती है। तो वो क्या करती है, वो आपके हाथ पर मेहंदी को लगा देती है और तुरंत मेहंदी लग जाती है, आपको डिज़ाइन हाथ से बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कुछ इसी तरह से आपकी ठप्पा छपाई भी होती है जिसे यानी कि जो ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, ये भी ऐसे ही होती है, इसमें भी हम ठप्पे का प्रयोग करते हैं। तो वो जो ठप्पा बनाया जाता है, उस पर खुदाई कितने इंच तक की जाती है? तो उस पर जो खुदाई करते हैं वो आधे इंच की होती है। कितनी होती है? तो वो आधे इंच तक की खुदाई होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 21, छपाई की सबसे प्राचीन व आसान विधि है कौन सी? रोलर प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग या फिर स्टेंसिल प्रिंटिंग? तो इसमें आपकी सबसे प्राचीन और आसान विधि तो ब्लॉक प्रिंटिंग है, लेकिन महंगाई की दृष्टि से ये महंगा है। क्यों? क्योंकि इसमें लोग हाथ से काम करते हैं और आपको पता है कि हाथ से जो कार्य होते हैं वो महँगे होते हैं। तो ये जो आपकी छपाई और छपाई की सबसे आसान और सबसे प्राचीन विधि है, वो आपकी ब्लॉक प्रिंटिंग होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है बाटिक प्रिंटिंग का शुभारंभ कहाँ पर हुआ था? यानी कि ये जो बाटिक प्रिंटिंग है आपका, इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? अमेरिका में, जापान में, इंडोनेशिया या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो ये हमने अपनी क्लास में देख रखा है कि जो बाटिक प्रिंटिंग होता है, बाटिक प्रिंटिंग है, इसका शुभारंभ इंडोनेशिया में हुआ था। कहाँ पर? इंडोनेशिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। रोलर प्रिंटिंग में कितने रोलरों का प्रयोग किया जाता है? ये जो रोलर प्रिंटिंग थी, इस रोलर प्रिंटिंग में आप कितने रोलर्स का प्रयोग करते हैं? 5 का, 3 का, 1 का या फिर 8 का? तो जो हमारी रोलर प्रिंटिंग है, इसमें हम 3 रोलर का प्रयोग करते हैं। एक पर आपका कपड़ा लपेटते हैं, एक पर आपका डिज़ाइन रहती है और एक पर आप रंग लगाते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। नेल पेंट हो गया, नेल पॉलिश हो गई, लिपस्टिक हो गया, इनके दागों को हटाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? क्या आप एसीटोन का प्रयोग करेंगे? क्या आप मिथाइलेटेड स्पिरिट का प्रयोग करेंगे? या फिर आप दोनों का प्रयोग करेंगे या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारे नेल पेंट होते हैं, जो नेल पॉलिश होती है, जो लिपस्टिक होती है, इन सभी के दागों को हटाने के लिए हम इन दोनों का प्रयोग करते हैं। कौन-कौन से? एक तो आपके एसीटोन हो गया और दूसरा आपका मिथाइलेटेड स्पिरिट हो गई। इन दोनों का प्रयोग हम करते हैं। अपने नेल पेंट हो गया, नेल पॉलिश हो गई, लिपस्टिक हो गया, इन सभी के दागों को हटाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। सेलुलोजिक जगत के रेशे के लिए अच्छा होता है। जो आपके सेलुलोजिक जगत के रेशे हैं, चाहे वो आपका कपास हो, लिनन हो, जूट हो, हेम्प हो, ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं? सेलुलोजिक जगत में आते हैं। तो इनके लिए क्या अच्छा होता है? क्या जो आपका क्षारीय एजेंट है वो अच्छा होता है? अम्लीय एजेंट है ये अच्छा होता है? या फिर ये दोनों ही अच्छे होते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो अगर हमें अपने सेलुलोजिक जगत के लिए ये जो एजेंट है चुनना है, तो हम देखेंगे क्षारीय एजेंट। हमारे सेलुलोजिक जगत के रेशों के लिए क्षारीय जो आपका एजेंट होता है ये अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्षारीय एजेंट के अंतर्गत आते हैं, यानी कि अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्षारीय एजेंट नहीं है। आपने अभी अभी देखा क्षारीय एजेंट का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? क्या प्रोटीन जगत के रेशे, यानी कि जो सेलुलोजिक जगत के रेशे हैं, या प्रोटीन जगत के? तो हमें पता है कि जो हमारे सेलुलोजिक जगत के रेशे हैं उनके लिए हम क्षारीय एजेंट का प्रयोग करते हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्षारीय एजेंट नहीं है। क्या धोने का सोडा नहीं है, बोरेक्स नहीं है, ओलिक एसिड नहीं है या फिर अमोनिया नहीं है? तो आपको पता है ये बोरेक्स हो गया, आपका धोने का सोडा हो गया, अमोनिया हो गया, ये सारे के सारे आपके क्षारीय एजेंट हैं। जबकि ये जो ओलिक एसिड है ये क्या है? ये अम्लीय एसिड है। तो वैसे भी पता चल रहा है कि ये हमारा अम्लीय एजेंट के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ऑक्सीकृत विरंजक के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन सा ऑक्सीकृत विरंजक होता है? क्या सोडियम हाइपोक्लोराइड है? क्या सोडियम परबोरेट है? क्या सोडियम परमैंगनेट है या फिर उपरोक्त सभी? तो ऑक्सीकृत विरंजक के अंतर्गत तो सभी आते हैं, लेकिन अब आपको बताना है कि ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है इसको हम क्या किसी और नाम से भी जानते हैं या इसका कोई और नाम भी है क्या? अगर है तो ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित में से चिकनाई वाले दाग के अंतर्गत नहीं आता है। इनमें से ऐसा कौन सा दाग है जो कि चिकनाई के अंतर्गत नहीं आता है? तेल है, घी है, दही है, मक्खन है। तो ये जो तेल, घी और मक्खन है ये तीनों आपके चिकनाई के अंतर्गत आते हैं, जबकि ये दही चिकनाई वाले दाग के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्नलिखित में से किस नील की लोकप्रियता सबसे अधिक है? आपको बताना है कि कौन सा नील ऐसा है जो
काफ़ी लोकप्रिय है और सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। क्या वो पर्शियन ब्लू है? क्या वो इंडिगो ब्लू है? या फिर वो एनिलीन है या इनमें से कोई नहीं? तो जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला नील है, जो सब जिसकी लोकप्रियता सबसे अधिक है, वो आपका एनिलीन ब्लू आता है। आपने पढ़ा है कि जो ये नील होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। पर्शियन, इंडिगो और एनिलीन तो यहाँ पर दिए गए हैं। एक और बच रहा है आपका, वो कौन है? आप एक बार ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। इंडिगो नील है, ये जो इंडिगो नील है क्या है? क्या ये प्राकृतिक है, कृत्रिम है, रासायनिक है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो आपका इंडिगो नील है, ये आपका प्राकृतिक नील के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है। पंजाब की फुलकारी में प्रयुक्त होने वाले टांके हैं। इनमें से ऐसा कौन सा टांका है जिसका प्रयोग आप पंजाब की फुलकारी में करते हैं? क्या वो चैन स्टिच है? क्या वो हैरिंगबोन है? क्या वो डर्निंग स्टिच है या फिर उपरोक्त सभी? तो ये सारे के सारे, ये तीनों ही आपके पंजाब की फुलकारी में प्रयुक्त होने वाले टाँके हैं। अब चाहे वो आपका चैन स्टिच हो, चाहे आपका हैरिंगबोन हो, चाहे आपका डर्निंग हो, ये तीनों ही आपके पंजाब की फुलकारी में प्रयुक्त होने वाले टाँके के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। ककड़ी बाग, मिर्च बाग, फूल बाग संबंधित है। ये किसमें आप करते हैं? कहाँ की कढ़ाई में ये ककड़ी बाग, मिर्च बाग, फूल बाग, इन सब का प्रयोग करते हैं? क्या वो पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है या फिर गुजरात है? तो हमें पता है कि जो हमारे पंजाब की फुलकारी है, पंजाब की फुलकारी में ही हम ककड़ी बाग, मिर्च बाग, फूल बाग, ये बागों वाला जो कॉन्सेप्ट है, कहाँ पर हमने देखा था? पंजाब की फुलकारी में देखा था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है। एक बनारस का ब्रोकेड और दूसरा आपको ध्यान रखना है लखनऊ की चिकनकारी। राजस्थान की बंधनी सबसे प्रसिद्ध है, गुजरात का पटोला। ये चारों आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। नानी के द्वारा अपनी नतनी को दिए जाने वाला उपहार है। मतलब ये कौन सा है? वैसे तो आपको पता ही है कि जो पंजाब की फुलकारी है, पंजाब में ऐसा कौन सा चीज़ है, ऐसी कौन सी उपहार है, यानी कि जो विवाह के अवसर पर नानी अपनी नतनी को देती है। क्या वो सूभर है? क्या वो शालू है? क्या वो चॉप है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो नानी के द्वारा नतनी को उपहार दिया जाता है, वो आपका चोप कहलाता है। क्या कहलाता है? वो आपका चोप कहलाता है। और ये जो सूभर है, ये सूभर माँ के द्वारा अपनी बेटी को दिया जाने वाला उपहार होता है, जो कि माँ अपनी बेटी को देती है। ठीक? और ये जो सालू है, सालू रुमाल होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। नीले रंग के कपड़े पर पीले रंग की कढ़ाई की जाती है, यानी कि किसमें ऐसा है? ये भी आपके पंजाब की फुलकारी का ही है। तो ऐसी कौन सी है चीज है जिसमें आप नीले रंग के कपड़े पर पीले रंग की कढ़ाई करते हैं? क्या वो छोबे हैं, नीलक है, शालू है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नीलक, नीले कपड़े से आप इसे पकड़ सकते हैं कि नीलक में नीले रंग का कपड़ा होता है और उस पर पीले रंग की कढ़ाई की जाती है। ये जो आपका छोबे हैं, ये छोबे आपका पीले रंग का कपड़ा होता है और इस पर लाल रंग से कढ़ाई की जाती है। ठीक? सालू आपने अभी देखा कि वो एक रुमाल है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है।
गृह स्वामी द्वारा नौकरों को दिए जाने वाला उपहार है। ये भी आपका आता है किसमें? ये भी आपका वही पंजाब की फुलकारी में ही आता है। तो जो गृह स्वामी होता है वो अपने नौकरों को उपहार देता है, उसे क्या कहते हैं? क्या वो तिलपात्रा है? क्या वो थिरमा है? क्या वो छोबे है? तो अगर हम बात कर रहे हैं कि जो गृह स्वामी के द्वारा नौकरों को दिया जाता है, वो तो आपका तिलपात्रा होता है। क्या होता है? वो आपका तिलपात्रा होता है। लेकिन ये जो थिरमा आपका बच रहा है, छोबे तो आपने देखा ही, लेकिन ये जो थिरमा है, ये आपका सफ़ेद रंग के खद्दर कपड़े पर जो कढ़ाई की जाती है, वो आपका थिरमा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है। चिकनकारी में बनाए जाने वाले डिजाइन हैं, यानी कि जो आपकी चिकनकारी कहाँ की है? लखनऊ की है। तो ये जो चिकनकारी बनाई जा रही है डिजाइन, इसमें क्या बनाते हैं? क्या चावल के दाने बनाते हैं? गेहूं का बाल बनाते हैं? मोर या हंस बनाते हैं? या फिर उपरोक्त सभी? तो जो ये चिकनकारी है, चिकनकारी आपका यहाँ पर जो डिजाइन बनाई जाती है, वो आपके चावल के दाने होते हैं, गेहूं के बाल होते हैं, मोर, हंस, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपके लखनऊ के चिकनकारी में बनाई जाती हैं। तो आपका उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है। शैडो वर्क में उपयोग होने वाला टाँका है। सबसे पहले आप ये बताइए शैडो वर्क क्या है? तो वही जो आपकी लखनऊ की चिकनकारी है, उसी को हम शैडो वर्क के नाम से जानते हैं। अब इसमें कौन-कौन सा टाँका प्रयोग होता है? चपटा, उभरा, जालीदार या फिर सभी? तो शैडो वर्क में हम इन सारे के सारे टाँकों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो चपटा हो, उभरा हो या फिर जालीदार हो। चपटा में आपका 2 आता है, एक आता है आपका बखिया और दूसरा आता है आपका कटाव। उभरा में भी 2 आपका मुर्री और फंदा आता है। और अगर हम बात करें जालीदार की, तो एक आपकी मद्रास की जालीदार, दूसरी आपकी कोलकाता की जालीदार होती है। ये आपके तीनों किसके हैं? शैडो वर्क के हैं, यानी कि चिकनकारी के हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 38 है। कश्मीर की कढ़ाई कसीदा का काम किसके द्वारा चालू किया गया था? सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो कश्मीर की कढ़ाई है उसे हम कसीदा कहते हैं। अब ये कसीदा का काम जो था वो किसने चालू किया था? अली बाबा, स्वामीनाथन, चार्टोनेट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कसीदा का काम शुरू किया था वो किया गया था अली बाबा के द्वारा। किसके द्वारा? अली बाबा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 39। जापान में शादी के कपड़े को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या मोकूफ कहते हैं, सिरोमाकू कहते हैं, युकाटा कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? शादी का कपड़ा समझ रहे हैं? जैसे आपने देखा होगा जो क्रिश्चियन होते हैं वो शादी में एक सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर आप देखेंगे तो वो लहंगा पहनते हैं रेड कलर का। उसी तरह से जो जापान में शादी का कपड़ा पहनते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? तो शादी का कपड़ा कहलाता है मोकूफ। क्या कहलाता है? सॉरी, वो कहलाता है सिरोमाकू। क्या होता है वो? वो होता है आपका सिरोमाकू। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है। जापान में पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। जो जापान में पुरुष लोग वस्त्र पहनते हैं, इनमें से क्या है? जानसी है, हकना है, हकमा है, चटाई है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो जापान में पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है उसे हम हकमा के नाम से जानते हैं। जबकि ये जो जानसी है, जानसी वहाँ के बच्चों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। किस पारंपरिक वस्त्र में पल्लू और बॉर्डर को अलग से जोड़ा जाता है? आपने भारत के पारंपरिक वस्त्रों को पढ़ा था, तो आपने हर स्टेट के कुछ न कुछ विशेषताएं देखी थी जो कि वहाँ के पारंपरिक वस्त्र थे। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जिसमें पल्लू और बॉर्डर को आप अलग से जोड़ते हैं।
क्या वो बालूचरी है, पीताम्बर है, चंदेरी है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर हम बात कर रहे हैं आपके जो अलग से पल्लू और बॉर्डर जोड़ा जाता है तो वो पीताम्बर में जोड़ा जाता है। कल हमने बालूचरी की बात करी थी और चंदेरी की भी, तो ज़रा आप बताइए ये चंदेरी और बालूचरी कहाँ की हैं? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। फैशन साइकिल का प्रथम चरण क्या है? आपने फैशन साइकिल में क्या देखा था? फैशन साइकिल जो होता है वो बेल के आकार का होता है, बेल शेप में होता है। तो इसका प्रथम चरण क्या है? क्या पहला है इंट्रोडक्शन, पीक, डिक्लाइन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो फैशन साइकिल था उसका प्रथम चरण जो था इंट्रोडक्शन, यानी कि जब पहले फैशन आता है तो लोग उसका इंट्रोडक्शन करते हैं। फिर क्या होता है, फिर उसमें वृद्धि होती है, वो अपने पीक पर आता है, फिर वो डिक्लाइन होने लगता है और बाद में वो आउट ऑफ फैशन हो जाता है। तो फैशन साइकिल में आपको 5 चरण देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, पहला चरण जो होता है इंट्रोडक्शन और लास्ट वाला होता है आउट ऑफ फैशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। फैशन की राजधानी कहा जाता है? फैशन की राजधानी तो हम यहाँ देखेंगे ही देखेंगे। ज़रा एक बार कमेंट करके बताइएगा कि मधुमेह की राजधानी किसे कहते हैं? फैशन की राजधानी भारत है, अमेरिका है, पेरिस है या फिर चीन है? तो अगर हम बात कर रहे हैं फैशन की राजधानी की, तो पेरिस आपका ऐसा देश है जिसे हम फैशन की राजधानी के नाम से जानते हैं। आपको क्या बताना है? आपको बताना है मधुमेह की राजधानी कौन है। अगला अगला क्वेश्चन है इन्नाफी और फानेक, ये कहाँ की महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? जैसे आपने देखा था पानू भाजू, तो वो गोवा के लोग पहनते हैं, गोवा का पारंपरिक वस्त्र है। वैसे ही ये इन्नाफी और फानेक ये महिलाओं के द्वारा वस्त्र पहने जाते हैं, लेकिन ये कहाँ का पारंपरिक वस्त्र है? मिजोरम का है, मणिपुर का है, मेघालय का है या फिर बिहार का है? तो इन्नाफी और फेनाक मणिपुर की महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। आपको बताना है एफटीसी का पूरा नाम। ये एफटीसी आपने कब सुना था? जब आपने रेयॉन पढ़ा था तो वहां पर एफटीसी का नाम सुना था। आपको बताना है इसका पूरा नाम क्या है। क्या ये फैब्रिक ट्रेड कमीशन है? क्या ये फेडरल ट्रेड कमीशन है? क्या ये फैब्रिक टाइप कमीशन है? तो अगर हम बात कर रहे हैं एफटीसी, एफटीसी का फुल फॉर्म है फेडरल ट्रेड कमीशन। क्या है? फेडरल ट्रेड कमीशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? अगर आपसे कभी पूछा जाए BTRA इसका फुल फॉर्म बताइए, तो क्या है? बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुई 21 अप्रैल 1954, 21 मार्च 1954, 23 मई 1954, ये मई है, और 18 जून 1994। अगर हम बात कर रहे हैं बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना 21 अप्रैल 1954 को की गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन SITRA, इसकी इसका फुल फॉर्म साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन। ध्यान रखिएगा फुल फॉर्म। स्थापना कब हुई? 1950, 1954, 1965 या फिर 1974। अगर हम बात कर रहे हैं SITRA, यानी कि ये आपका साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1965 में इसकी स्थापना हुई। ये जो आपको लास्ट के 5-6 क्वेश्चन मिल रहे हैं फुल फॉर्म वाले, इनको नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये आपसे
स्थापना भले ही ना पूछा जाए, लेकिन इस तरह से देकर आपसे फुल फॉर्म ज़रूर पूछा जाएगा और पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, ऊनी वस्त्र के लिए कितने नंबर की सुई की आवश्यकता होती है? आपने पहले ही देख रखा है कि जो हम सुई का चुनाव करते हैं, सुई का चुनाव हम कपड़े के अनुसार करते हैं। तो जो ऊनी वस्त्र होता है, ऊनी वस्त्र के लिए कितने नंबर की सुई की आवश्यकता होती है? वैसे तो आपके बुक में औसत वाला भी दिया गया है कि मतलब कुछ कपड़ों के नाम दिए गए हैं और औसत भी दिया गया है कि इतने से इतने नंबर की सुई का प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन आपकी ही बुक में अलग से आपको दे दिया गया है कि सूती कपड़े के लिए, ऊनी कपड़े के लिए, शिफॉन के लिए आप कितने-कितने नंबर की सुई का प्रयोग करेंगे। तो ये हमने अपनी क्लास में इसको डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए सिर्फ़ 1 या 2 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है आपसे कि जब यहाँ पर दिया गया है कि ऊनी वस्त्र के लिए कितने नंबर की सुई की आवश्यकता है, तो आपको याद करने की ज़रूरत है कि कितने नंबर की सुई की आवश्यकता है। तो ऊनी वस्त्र के लिए आप प्रयोग करेंगे 9 नंबर की सुई का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, मोटे वस्त्र के लिए कितने नंबर की सुई की आवश्यकता होती है? अगर आप मोटे वस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो अगर जाहिर-सी बात है कि जितना बड़ा नंबर होगा, मोटी सुई उतनी ही होगी। अब अगर आप पतले कपड़े पर मोटी सुई का प्रयोग करेंगे, तो आपके कपड़े में होल हो जाएगा। अगर आप मोटे कपड़े पर पतली सुई का प्रयोग करेंगे, तो आपकी सुई ही टूट जाएगी। तो आपको कपड़े के अकॉर्डिंग ही सुई का चुनाव करना है। अब जब मोटा वस्त्र आपने लिया है, तो क्या आप 9 नंबर की सुई प्रयोग करेंगे? 8 नंबर की सुई, 16 नंबर की सुई? नहीं। तो जो मोटे वस्त्र होते हैं, मोटे वस्त्रों के लिए आपको जो सुई की आवश्यकता होती है, वो होती है 18 नंबर की सुई की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 50 डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। ये जो आपका 16 नंबर का सुई है, ये जब आप कपड़े सिलती हैं, आप देखेंगी, आज जाइए अपने मशीन में सुई निकाल कर देखिए, वहाँ पर या तो 16 लिखा होगा या फिर 14। ज़्यादातर जो हम कपड़े घर पर सिलते हैं, वो 16 नंबर की सुई का ही प्रयोग करते हैं। जैसे जो आपके ये कॉटन के कपड़े होते हैं, जो नॉर्मली आप पहनते हैं, इन कपड़ों के लिए आप 16 नंबर की सुई का उपयोग करते हैं, ठीक? बाकी जैसे कपड़ा महीन होगा जितना, तो उसके लिए हम सुई का जो नंबर होगा, वो वैसे ही आपका घटेगा, बढ़ेगा, ठीक? तो एक बार आप अपनी नोट्स को उठाकर देखिएगा, वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा किस कपड़े के लिए कितने नंबर की सुई की आवश्यकता होती है। वहाँ पर हमने कैलिको हो गया और ये आपका लिनन हो गया, कॉटन हो गया, शिफॉन हो गया, इन सभी को हमने वहाँ पर डिस्कस किया है। आते हैं आपके आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 50। रहीदे संबंधित है। रहीदे कहाँ का पारंपरिक वस्त्र है? सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि रहीदे है क्या? तो रहीदे एक पारंपरिक वस्त्र है। कहाँ का? बिहार का, पंजाब का, हिमाचल प्रदेश का या फिर उत्तर प्रदेश का। तो इसका दूर-दूर तक कोई उत्तर प्रदेश से संबंध ही नहीं है। रहीदे का संबंध किससे है? तो वो है आपके हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में पहने जाने वाला ये आपका वस्त्र होता है क्या? रहीदे, ठीक? तो ये थे आज के आपके 50 क्वेश्चन। हमने कोशिश की है कि पूरे के पूरे टेक्सटाइल को कवर अप करने की। लगभग से हमने 3 साढ़े 300 क्वेश्चन कर भी लिए हैं अभी इसी वीक में। तो एक बार आप इसको वापस से देखिएगा क्लास को, जो भी क्वेश्चन आपको नए लगेंगे उनको नोट डाउन कीजिएगा और एक बार पढ़िएगा ज़रूर अपनी नोट्स खोलकर। कल आप पढ़कर आएँगे न्यूट्रिशन साइंस के क्वेश्चन। कल से हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन साइंस के क्वेश्चन को। तो आज के लिए बस यही इतना रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।